अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुश आमदीद स्टूडेंट। इस सीरीज के अंदर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जितने भी हमारे पास पेपर हैं और जिस तरीके के भी मुश्किल हमारे पास ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करके हम आपको बताएंगे। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 है जिसके अंदर आपको कह रहा है क्या फर्म है द इक्विटी मल्टीप्लायर। एक फर्म है, उसका इक्विटी मल्टीप्लायर कितना है 2 और ग्रोथ रेट कितना है 7%। ठीक है ना, यानी कि उसके शेयर प्राइस की डिविडेंड। ईपीएस जो है अर्निंग पर शेयर वो 5 रुपए है। उसका पे आउट रेशियो कितना है 30% है, यानी कि जो वो डिविडेंड पे करते हैं। ठीक है ना, जो आपका डिविडेंड होता है उसके फिर दो केस होते हैं कि उसमें से एक पे आउट रेशियो निकलता है और एक रिटेंशन रेशियो निकलता है। पे आउट रेशियो जो कि आप पे कर रहे हैं और रिटेंशन रेशियो जो कि आप पे नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो कि आप बचा के रख रहे हैं। ठीक है ना, तो वो इसका रिवर्स होगा 1 माइनस पे आउट रेशियो इज इक्वल टू 70%। ठीक है जी। के एस कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपके पास क्या कह रहे हैं कि के एस ऑफ द फर्म इज 5% ग्रेटर देन इट्स कॉस्ट ऑफ डेट के डी, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है के डी है, जो कि डेट के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है वो मालूम नहीं है, लेकिन उसके हवाले से क्या कह रहे हैं कि आपका जो के एस है वो आपके के डी से यानी कि इंटरेस्ट रेट से 5% ज्यादा है। या इसको आप दूसरे अल्फाज में ये कहें कि आपका जो के डी है वो आपके के एस से 5% छोटा है। ठीक है ना, कम है। उसके बाद टैक्स रेट आपको कह रहे हैं 30% है। प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो 4 टाइम्स है। आपने वेक को मालूम करना है। तो अगर क्वेश्चन के हवाले से बात करें तो ये रेशियो एनालिसिस, ठीक है जी, डिविडेंड वैल्यूएशन या स्टॉक वैल्यूएशन कह लें, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है जी। तो डेटा इसमें से हम निकाल लेते हैं कि डेटा हमारे पास क्या क्या मौजूद है। हम उस डेटा को अलग अलग कर लेते हैं। हमारे पास जो डेटा है वो कौन कौन सा है। वो डेटा है हमारे पास इक्विटी मल्टीप्लायर 2, ठीक है जी, और उसके बाद ग्रोथ रेट हमारे पास 7% है। अर्निंग पर शेयर 5 रुपए है। पे आउट रेशियो 30% है। के एस जो है वो ग्रेटर देन है 5% किससे, के डी से, यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट से। टैक्स रेट हमारे पास कितना है 30% है। प्राइस अर्निंग रेशियो वो 4 टाइम्स है। हमें मालूम करना है वेक। ठीक है जी। अब अगर हम वेक का फॉर्मूला देखें तो वेक का फॉर्मूला हमें कहता है ई ए, यानी कि इक्विटी रेशियो, इक्विटी बाय टोटल एसेट, इसको इक्विटी रेशियो कहेंगे या वेट ऑफ इक्विटी, इसको आप डब्ल्यू ई, छोटा ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, वेट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई करवाएंगे के एस से, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो कि हमें मालूम करनी है, वो भी मालूम नहीं है हमें। इक्विटी रेशियो भी हमें, यानी कि वेट ऑफ इक्विटी भी मालूम नहीं है, प्लस डी अपॉन ए, यानी कि डेट अपॉन एसेट, डेट रेशियो है ये। ठीक है जी। और इसको आप वेट ऑफ डी भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। और इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं के डी से, वो भी आपको मालूम नहीं है। 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है जी, टैक्स रेट तो मालूम है, बाकी चीजें आपको मालूम नहीं है, तो इन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। पहली दो चीजें हम आपको निकालना बताते हैं कि देखें, अब आपके पास जाहिर सी बात है इक्विटी आपको चाहिए, एसेट्स आपको चाहिए, कैश चाहिए, डी डेट चाहिए आपको, केडी चाहिए आपको। ठीक है ना, तो इन सब के लिए आपके पास बाकी चीजें भी मौजूद होनी चाहिए। तो देखें, अब यहाँ पर आपने तमाम कॉन्सेप्ट्स को अपने हाजिर रखना है। आपके पास जो प्राइस अर्निंग रेशियो है, यानी कि ये जो प्राइस अर्निंग रेशियो है ये आपके डेटा का सबसे लास्ट पार्ट था, लेकिन सबसे पहले इसी को यूज करना है। यहाँ पर प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है सर? प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग प्राइस पर शेयर। ठीक है ना, ईपीएस। तो प्राइस अर्निंग आपके पास 4 टाइम्स गिवन है, जी सर गिवन है। शेयर प्राइस गिवन है, नहीं सर। ईपीएस गिवन है, जी सर 5 रुपए गिवन है। तो कोई बात नहीं, ये डिवाइड हो रहा था, हो नहीं सकता क्योंकि शेयर प्राइस मालूम नहीं है। तो 5 को आप उधर ले गए, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 4 20, तो शेयर प्राइस आपकी कितनी आ गई, पर शेयर प्राइस आपकी 20 रुपए आ गई। ओके, एक चीज आपको मालूम हो गई। दूसरी चीज,
जो फॉर्मूले हैं यहाँ पर आपके पास तीन है, एक प्राइस अर्निंग, पे आउट रेशियो, और तीसरा इक्विटी मल्टीप्लायर। इन तीनों का आप इस्तेमाल करें, ठीक है। आप याद रखें एक मेरी बात, कि आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो हमेशा उन फॉर्मूलाज को आप ओपन कर लें। आपके पास वो चीजें खुल जाएंगी जो कि आसानी से मालूम हो सकती हैं, जैसे कि हमने शेयर प्राइस मालूम कर लिया। पे आउट रेशियो को मैं खोलूं तो पे आउट रेशियो का फॉर्मूला जो होता है वो टोटल डिविडेंड जो आप पे करते हैं और नेट इनकम होता है। बहरहाल नेट इनकम गिवन नहीं है और टोटल डिविडेंड नहीं है, तो आपके पास इसका दूसरा फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ठीक है जी। तो पे आउट रेशियो आपको 30% गिवन है, डिविडेंड पर शेयर गिवन नहीं है, ईपीएस गिवन है। तो अगेन ये डिवाइड और है, हो नहीं सकता, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 30%, तो डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर के ऊपर डिविडेंड आपको कितना मिल रहा है, ₹1.5, 1.5 डिविडेंड पर शेयर आपको मिल रहा है। ठीक है जी। दो चीजें हमें मालूम हो गई, रास्ता हमारा आहिस्ता आहिस्ता साफ होता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, तीन मजीद चीजें। अब आपको ये बात मालूम है कि जो के एस आपने निकालना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। अब ग्रोथ आपको दी हुई थी, तो ग्रोथ रेट आपको गिवन था, तो ग्रोथ रेट वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। असल में ये वाला जो फॉर्मूला है मैं आपको लिख के बता देता हूँ, डिविडेंड विद कांस्टेंट ग्रोथ रेट, जो कि गॉर्डन्स मॉडल कहलाता है। ये फॉर्मूला असल में इस तरीके से है कि प्राइस ऑफ शेयर, पीओ, ठीक है ना, इज इक्वल टू D1, ठीक है ना, डिविडेंड जो कि आपने नेक्स्ट पीरियड का निकालना है, के एस कह लें, कोई कोई टीचर आपको के ई लिखवाएंगे, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस जी, ठीक है ना, जी से मुराद ग्रोथ रेट। तो इसको आपने क्या किया है, इसके अंदर कन्वर्ट किया है, क्योंकि D1 मैं अभी आपको मालूम करना बताऊंगा, कैश मालूम करना है, ग्रोथ रेट गिवन है, और प्राइस ऑफ शेयर भी आप पीओ ये गिवन है, ये आप निकाल चुके हैं। ठीक है ना, ओके। तो इसको आपने क्या किया कि इस फॉर्मूले को आपने इसके अंदर कन्वर्ट किया है, सही ना। के एस माइनस जी डिवाइड हो रहा था, वहां लेकर के मल्टीप्लाई हो गया, तो पीओ को आप लेकर आ गए तो ये इस फॉर्म में आ गया डिवाइड। जी आपका माइनस में था, इजिकल टू के उधर लेकर आ गए तो ये प्लस में आ गया, और के एस आपका अकेला रह गया, के एस मालूम करना है। ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, लेकिन इससे पहले ये जो D1 है, कैश तो निकालना है, पीओ निकाल चुके हैं जो कि यहाँ मौजूद है 20, ग्रोथ 7% मौजूद है, तो आपको क्या निकालना है, D1 निकालना है। ठीक है, जो कि आपने अभी निकाला डिविडेंड पर शेयर, ये तो डीओ है जो कि आप करेंटली अभी तक पे कर रहे थे। तो अकॉर्डिंग टू द गॉर्डन्स मॉडल, ये जो गॉर्डन मॉडल मॉडल है, इसके थ्रू क्या इसकी अजम्पशन है कि आप नेक्स्ट ईयर के अगले पे किए जाने वाले डिविडेंड को एस्टिमेट कर सकते हैं, उसको यानी कि मालूम कर सकते हैं। ठीक है ना, फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो वो आप किस तरीके से करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला आपने लगाया D1 इजिकल टू DO, यानी कि जो करंटली डिविडेंड पे कर रहे हैं, 1+G। ठीक है ना, 1+G की कितना ग्रोथ हो रहा है एक साल के अंदर, तो DO करंट डिविडेंड आपने 1.5 उसकी वैल्यू रखी, 1+7%, तो 1.07 आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो D1 ग्रोथ के बाद कितना है, एक शेयर के ऊपर 1.605 रुपीज आप पे करेंगे। ठीक है जी। तो इसको आपने यहाँ पर D1 की जगह 1.605 को पुट किया, पीओ प्राइस 20 आ गई थी, प्लस किया 0.07 यानी कि 7% को, इन दोनों को डिवाइड करवाया और प्लस करवाया 7% को, तो आपके पास के एस कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया 15.025%। ठीक है ना, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप स्टेप बाय स्टेप करके इन दोनों को डिवाइड करवा के फिर इसको प्लस करवा के मल्टीप्लाई बाय 100 करवा के कर सकते हैं, तो आपका आंसर यही आएगा। ठीक है जी। अब के एस आ गया, के डी निकालना आसान हो गया, तो के डी निकाल लेते हैं। उससे क्या बात बोली थी कि के एस जो है वो 5% बड़ा है, के डी से 5% बड़ा है, तो 5 को क्या करो, के डी निकालने के लिए के एस से माइनस करवा दो। तो के एस आपका कितना था, 15.025%, माइनस करवाया आपने 5% को, तो 5% छोटा, आंसर के डी कितना आ गया, 10.025%। ये आपके पास आंसर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि को वेक निकालना है आपने, उसके लिए कैश मुझे मालूम हो चुका है, केडी भी मुझे मालूम हो चुका है। अब जो मुझे मालूम करना है वो वेट ऑफ इक्विटी और वेट ऑफ डेट मालूम करके दिखाना है। ठीक है, चलते हैं आगे और मालूम करते हैं। ठीक है जी, ओके नाउ
आपको ये बात मालूम है कि आपका इक्विटी मल्टीप्लायर जो है उसका फॉर्मूला के एसेट बाय इक्विटी, एसेट बाय इक्विटी। इक्विटी मल्टीप्लायर कितना था? 2 था। ओके सर, इज इक्वल टू एसेट बाय इक्विटी। अब इक्विटी डिवाइड हो रहा है, वहां आकर 2 से क्या हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इक्वेशन किस तरीके से कैसे बन जाएगी? 2 इक्विटी ई, 2 ई और एसेट अकेला रह जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि एसेट किसके बराबर है? 2 ई के, इक्विटी के। तो ये इस इक्वेशन को अगर हम, जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी, उसके अंदर पुट करते हैं तो हमारा आंसर आ सकता है। तो हमने ये इक्वेशन लिखी, एसेट किसके बराबर है? 2 ई के। तो इस 2 ई को, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है जी। इस 2 इक्विटी को हम लाकर पुट कर देते हैं एसेट में, बाकी आ गया इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी, ठीक है जी। इक्विटी को अगर मैं वहां ले जाऊं तो ये 1 है और ये 2 है, और डेट अकेला रह जाएगा। 2 में से 1 माइनस किया तो 1 रह गई, यानी कि एक इक्विटी रह गई। और ये क्या आ गया, क्या शेप दे रहे? इक्विटी बराबर है डेट के, यानी कि दोनों क्या हैं? 50-50% है। एसेट यहाँ पर क्या कहते हैं कि मैंने गलत लिख दिया, ये जो डेट है ये 50% है और दोनों का मिलाकर जो एसेट है वो आपका क्या होगा? 100% है। यानी कि 100% एसेट के अंदर आपका जो डेट है वो 50% है और आपकी जो इक्विटी है वो भी 50% है। सो आपके पास यहाँ पर मालूम हो गया क्या? वेट ऑफ इक्विटी और वेट ऑफ डेट दोनों मालूम हो गया और एसेट आपके पास 100% आ गए ना। अगेन फॉर्मूला मैंने लिख दिया वेट का, के इक्विटी रेशियो यानी कि वेट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई होगा केएस से प्लस डेट रेशियो कह लें या वेट ऑफ डेट कह लें, मल्टीप्लाई होगा केडी से और वो मल्टीप्लाई होंगे 1 माइनस टैक्स रेट से, ठीक है ना। तो आपके पास कितना आ गया? वेट ऑफ इक्विटी 50%, के एस कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपके पास आ गया 15.025% प्लस 50% कॉस्ट ऑफ डेट आ गया, ठीक है, सॉरी डेट, वेट ऑफ डेट आ गया। और उसके बाद आपके पास क्या आंसर आ रहा है किसका? केडी का 10.025% ये आपने निकाला था कॉस्ट ऑफ डेट इंटरेस्ट यानी कि, और 1 माइनस टैक्स रेट, टैक्स रेट आपके पास कितना था? 30% था। तो आपने इसको माइनस करवाना है, ठीक है जी। उसके बाद वेक का ये जो आंसर आप निकालेंगे, 50% को आप मल्टीप्लाई करवा लें 15.025% से, ठीक है ना। तो आपके पास ये आंसर आ गया, मैंने पॉइंट में लिखा है 0.075125, ठीक है ना। और 50% को मैंने मल्टीप्लाई किया, करवाया 10.025% से और डिवाइड करवा दिया 100 से, तो आपके पास आंसर आ गया 0.050125 से 1 माइनस 30%, तो ये आ जाएगा 70% यानी कि 0.7। तो पहले आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है, जो कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ डेट का आंसर आया उसको आपने 1 माइनस टैक्स रेट आफ्टर टैक्स से उससे करवाना है मल्टीप्लाई, और फिर प्लस करवाना है जो कि आपका के एस यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ इक्विटी का आंसर आया था उससे। तो आपके पास यहाँ पर टोटल फाइनल फिगर मैंने लिख दिया, जो वेक आया है वो 11.0212125% आ गया, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या है? द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमने किस चीज की कैलकुलेशन की है? फर्म के कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, जिसमें आपने हर एक कैटेगरी का बेसिकली प्रोपोर्शनली वेट लिया है, ठीक है ना। यानी कि जितनी भी आपकी सोर्सेज थी, कॉमन स्टॉक कह लें, प्रेफर्ड स्टॉक कह लें, बॉन्ड्स कह लें, लॉन्ग टर्म डेट्स हो गया, उन सब का जो हमें, जो फर्म को कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है वो हमने कैलकुलेट करके आपको दिखाई है। इस वीडियो के अंदर और इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।